हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अपनी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी और अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्वांट्स के ऊपर, क्वांट्स की बेसिक से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या अप्रोच है जो मैंने फॉलो करी थी, जिससे कि मेरे IBPS PO प्रीलिम्स में 29 मार्क्स थे और मेंस में थे 23 मार्क्स IBPS PO मेंस क्वांट्स में, और क्लर्क प्रीलिम्स में थे 34 मार्क्स। तो अब मैं बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से जो स्ट्रैटेजी और अप्रोच मैंने फॉलो करी थी, ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल सके। ये लाइन। तो अब मैं क्वांट्स के सेक्शन की बात करूँ तो क्वांट्स का सेक्शन तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है स्पीड मैथ्स, सेकंड पार्ट है एरिथमेटिक और थर्ड है DI। सबसे पहले जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट किससे होगा? स्पीड मैथ्स से, क्योंकि वही बेसिक्स है मैथ्स का। स्पीड मैथ्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इन सब के लिए सिंप्लीफिकेशन हो या फिर अप्रॉक्सीमेशन हो, सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो होती है टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ये सब आना चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से, तभी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में स्पीड बनेगी, वरना स्पीड नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें पूरा रटना है बैठ के और पूरे याद होने चाहिए। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, विद प्रैक्टिस स्क्वायर्स और क्यूब्स वो याद होते रहेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होता रहेगा। जैसे जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें मेरे रजिस्टर के सबसे पहले पेज पर ये हैं स्क्वायर्स और क्यूब्स सारे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने ये है स्क्वायर्स, ये है क्यूब्स, और ऐसे ही आगे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और फिर एक एक करके 11, 12, 13 ऑनवर्ड सारे टेबल लिखे हुए हैं। जब भी मैं कभी का टाइम मिलता था तो इन्हें रिवाइज़ करता था मैथ्स में, और अगर कोई एग्ज़ाम है उससे पहले थोड़ा रिवाइज़ कर लिया, या फिर बीच में अगर भूल रहा हूँ मैं कुछ टेबल्स तो कभी कभार रिवाइज़ कर लेता था। ये नहीं है कि रोज़ इन्हें बैठ के रटना है। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा मैथ्स किसी का बैकग्राउंड नहीं है और उन्हें स्क्वायर्स और क्यूब्स टेबल लर्न करने में दिक्कत हो रही तो रोज़ सुबह उठ के 15 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने के लिए मैं हर्षद सर की वीडियो से प्रैक्टिस करता था। वो यूट्यूब पे उनकी क्लासेस होती हैं, टॉप 100 सिंप्लीफिकेशन, टॉप 100 अप्रॉक्सीमेशन। उसमें वो पूरी अप्रोच सिखाते हैं कि कैसे स्पीड बनानी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में भी वो उसमें साथ साथ वो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस भी कराते हैं, क्योंकि आजकल एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इससे ये सब करके सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद थर्ड आता है मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ये हैं टाइप्स, सबसे पहले लिखा कि कितने टाइप्स ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज़ होती हैं, फिर उसके बाद एक एक करके ये हैं उनके क्वेश्चंस। कुछ जब भी कोई पहली बार कोई नया पैटर्न दिखा तो ऐसे करके उसको नोट कर लिया और उसके नोट्स बना लिए, मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी और ऐसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ये पैटर्न अपने आप याद होते रहेंगे, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न्स हैं। अगर वो करीब 10-15 पैटर्न होंगे, इससे ज़्यादा ऊपर के कोई पैटर्न्स नहीं है। सारी मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ इसी से होंगी। और अगर इन 10-15 में से पैटर्न में है तो जिसने प्रैक्टिस करी होगी उससे 30 सेकंड में हो जाएगी, वरना कितना भी जिसने घर पे वो पैटर्न प्रैक्टिस नहीं किया है एग्ज़ाम में कभी भी वो अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैटर्न अगर डिकोड होना है तो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, वरना कभी डिकोड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के नोट्स बनाए, वैसे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नोट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, कौन से विद कोफिशिएंट और विदाउट कोफिशिएंट वाले होते हैं, कौन से रूट्स वाले होते हैं, कुछ कुछ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जो रूट्स वाले क्वेश्चन हो या फिर विदाउट रूट्स वाले क्वेश्चन हो, वो सब प्रैक्टिस करें। और एक पूरा मैंने नोट्स बना लिए। फिर इसके बाद कुछ एल्जेब्रा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ होते हैं। एक्सपोनेंशियल वाले, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n बन जाता है। ऐसे ही 5 a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। ऐसे ये सब जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में भी यूज़ होते हैं, और एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें भी यूज़ होते हैं। ये सब के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है स्पीड मैथ्स वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जो मैंने अभी ये 5 पार्ट बताए हैं। इन पाँचों के पहले मैं नोट्स बनाए हैं, मैंने बेसिक से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इनके नोट्स बनाए। फिर उसके बाद हर्षद सर की क्लासेस से समझा, उनकी अप्रोच सीखी कि वो कैसे जल्दी ये फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो करने के बाद हर्षद सर की कुछ पीडीएफ्स होती हैं, वो उससे प्रैक्टिस करी। गाइडली की पीडीएफ होती है, गाइडली की बंडल पीडीएफ से प्रैक्टिस करा। फिर सेक्शनल मॉक्स दिए, टॉपिक वाइज मॉक्स दिए, उसके बाद जाके स्पीड मैथ्स में स्पीड बनती है। स्पीड मैथ्स का मतलब ही यही है, उसके नाम से पता चल रहा है कि उसमें स्पीड बनानी पड़ेगी। अब ये तो मतलब बेसिक है मैथ्स का, कौन सेक्शन का। अगर स्पीड मैथ्स में अगर स्पीड नहीं आ रही है तो आगे का तो कोई मतलब ही नहीं है बाकी
एरिथमेटिक और डीआई पे जाने का, क्योंकि उन दोनों के लिए भी यही फाउंडेशन है कैलकुलेशन मतलब स्पीड मैथ्स। एरिथमेटिक और डीआई तभी हो पाएंगे जब पहले ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आता है एरिथमेटिक। अब एरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एरिथमेटिक में है 15 चैप्टर्स हैं टोटल। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, सेकंड है परसेंटेज, फिर मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। पर इन सब 15 चैप्टर्स का बेस है पहले 2 चैप्टर, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन और दूसरा चैप्टर है परसेंटेज। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से अपना स्टार्ट करा था। ये है चैप्टर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने इसमें अब इसके पूरे नोट्स बनाए थे, चाहे वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो। जैसे कि सबसे पहले कोई मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन आ रहा है तो पहला टाइप वो होता है। फिर इसमें इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी होते हैं। फिर उसके बाद एलॉयज़ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उस वोले भी मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। ऐसे करके पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेजेस, उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन बनाए। उसमें कुछ वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वेसल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ये सब परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिक है पूरे अरिथमेटिक का। और ये चैप्टर मैंने हर तरह से समझे। फिर उसके बाद ये अड्डा की बुक है एस कॉन्ट, मैं इसमें से प्रैक्टिस कर लेता था, या फिर काइंडली की PDF आती है चैप्टर वाइज, उससे भी कर सकते हो। वरना करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है एक कौशिक मोहंती सर का, वो भी प्रीलिम्स लेवल के रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज की उन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्लास ली हुई है। कुछ 4-5 घंटे की क्लास है, उन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो ये दोनों चैप्टर तो मैंने मतलब बहुत प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि इन 2 चैप्टर के बिना अरिथमेटिक आगे समझ नहीं आएगा। फिर आगे के चैप्टर्स हैं जैसे मिक्सचर एलिगेशन, एजेस एंड पार्टनरशिप, ये भी बहुत बेसिक है। उसके बाद मैंने इन सब के, और एवरेज, ये है एवरेज। मैंने ऐसे करके ये एवरेज के नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हुए हैं, सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं एवरेज में जो भी यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये है पार्टनरशिप के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के नोट्स, ये मैंने पार्टनरशिप के नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें पूरे मैंने नोट्स में उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। 4-5 पेजेस के नोट्स हैं, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको इसमें लिख लेता था। और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। जितने भी बेसिक से कोई भी नया क्वेश्चन आता है जब पहली बार पढ़ो तो उसको मैं इसमें लिख लेता था, ताकि पेपर टाइम आराम से इससे रिवाइज़ कर सकते हो। पूरा चैप्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको देख लो वही बहुत है। अब ये तो थे बहुत बेसिक चैप्टर, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज। ये लगभग सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोई भी स्किप नहीं करके जाता, सब पढ़ के जाते हैं। बट ये जितने आसान चैप्टर हैं इतने ही इनके क्वेश्चन बहुत लंबे आते हैं एग्ज़ाम में। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, उसको वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन भी बहुत बड़ा आता है, उसको भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में। जितने भी आगे मुश्किल चैप्टर हैं जो बचे, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भले ही मुश्किल चैप्टर हैं पर इनके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे ज़्यादा आसान, और एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रीवियस चैप्टर से इन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इन चैप्टर्स को। मैं इसके भी चैप्टर वाइज नोट दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बनाए हैं इन चैप्टर्स के। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, और ये है टाइम एंड वर्क के नोट्स। और इसमें भी पहले 2-3 पेज में मैंने फॉर्मूलेज लिखे, फिर उसके बाद टाइप वाइज डिवाइड कर दिया क्वेश्चंस को। जैसे टाइप 1 बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करें। टाइप 2 मैंने जैसे नाम दे दिया लीविंग एंड जॉइनिंग प्रॉब्लम्स, तो कुछ जो बीच में लीव कर देते हैं वर्क या फिर ज्वाइन करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टाइप 2 में नाम दे दिया। फिर ऐसे ही टाइप 3 ऑल्टरनेट वर्क, ये ऑल्टरनेट वर्क के क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज करके मैंने डिवाइड कर दिए। टाइप 4 नेगेटिव वर्क, जब कोई काम नेगेटिव कर रहा होता है उसके अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है। टाइप 5 मैन, डेज एंड बॉयज़ वाला जो क्वेश्चन होता है MDH फॉर्मूला जिसमें लिखता है। टाइप 6 ऐसे वेजेस और वर्क कॉन्सेप्ट वाला होता है। ऐसे कर करके ना एक चैप्टर को उसके क्वेश्चंस वाइज उस टाइप में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसे करोगे तो वो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक चैप्टर में 8 या 10 टाइप से ज़्यादा कभी बन ही नहीं सकते, चाहे कोई भी चैप्टर हो। SICI में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वरना इसके अलावा 8-10 टाइप से ज़्यादा कभी कोई क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं एक चैप्टर के अंदर। अगर टाइप वाइज बाइफर्केशन कर दोगे एक चैप्टर की तो चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर कोई भी टाइप कभी भूल जाते हो, कुछ रिवाइज़ करना है, तो सिंपली अपने नोट्स से देखो और वो टाइप रिवाइज हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के बाद के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से तो मतलब जब मेरा IBPS PO मेंस था तब भी उसमें DI आई थी, उससे लास्ट ईयर भी DI आई थी।
क्लर्क मेंस में भी DI आती है। टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक के ऊपर तो DI आएगी मेंस में। तो प्रीलिम्स में इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वो उनका बेनिफिट मेंस में मिलेगा, उसका DI में नंबर आएंगे अगर चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो तो। अगर जब तक चैप्टर का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसकी DI कभी नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही आजकल जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो DI आ रही है वो है प्रोबेबिलिटी। PO मेंस में भी आई थी प्रोबेबिलिटी में, SBI PO मेंस में भी आई थी, और लास्ट ईयर क्लर्क मेंस में भी DI आई थी प्रोबेबिलिटी में। तो ये है प्रोबेबिलिटी के मेरे नोट्स। पूरा प्रोबेबिलिटी की डिफाइन, हर एक इवेंट, पहले लिखा है इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डिफाइन, और पूरे उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। हेड टेल वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो डाइस वाले क्वेश्चन हो, पैक ऑफ कार्ड्स वाले क्वेश्चन हो, विद रिप्लेसमेंट हो बॉल्स में या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ये रहा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं और टाइप वाइज डिवाइड करा हुआ है। और पहले प्रोबेबिलिटी आने से पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आना चाहिए। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की हर्षद सर ने यूट्यूब पे बहुत अच्छी क्लास ली हुई है, करीब 3-4 घंटे की क्लास है। सिर्फ वो देखने से ही चैप्टर इतना अच्छे समझ आ जाएगा कि प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो पूरा ख़त्म हो जाएगा उससे। बाकी उनकी PDF है या गाइडली की PDF है या फिर एस क्वांट की बुक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो तो वो चैप्टर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ये मैंने इसके मेंसुरेशन के नोट्स बनाए हुए हैं। ये ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल से शुरू होता है, फिर उसके बाद जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उसके बाद स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड, रोम्बस, सिलेंडर, सेमी सर्कल, इन सब के मैंने फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं और हर एक के न्यू टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें लिखे हुए हैं। और मेंसुरेशन प्रीलिम्स में तो सिंपल फार्मूला बेस्ड आता है, अगर फार्मूला आता है तो 30 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन हो सकता है। बस स्टूडेंट्स के में खौफ है मेंसुरेशन चैप्टर का, मुझे पता नहीं क्यों। अगर कोई पढ़ के देखेगा मेंसुरेशन चैप्टर तो सबसे आसान चैप्टर है अरिथमेटिक में। सिंपल फार्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना, फार्मूले से क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, मेंस में थोड़ा डीप आता है, हॉलो क्यूबॉइड, हॉलो सिलेंडर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें थोड़ा टेक्निकल है, बट प्रीलिम्स में तो बहुत आसान है। तो ये भी हर्षद सर ने यूट्यूब पे भी कराया है मेंसुरेशन, वरना उनके बैच में भी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद SICI, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, इसके भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और टाइप वाइज डिवाइड करा हुआ है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्री मेथड से हो या फिर विदाउट ट्री मेथड से हो, फॉर्मूला अप्रोच हो, रेशियो से करना हो, इसमें काफ़ी अप्रोच होती हैं। एक SICI ऐसा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हो सकते हैं, इतना किसी और चैप्टर में नहीं है कि इतने मेथड्स हो। SICI एक बहुत वास्ट चैप्टर है, तो इसको इस पर काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। और इसमें भी मेंस में DI आती है, PO मेंस में, तो इसमें भी DI आ सकती है SICI में। अरिथमेटिक पे काम करने का एक ये फ़ायदा है कि प्रीलिम्स में तो नंबर आएंगे, साथ में मेंस में जो DI आएगी वो भी बहुत आसान होएगी। लॉजिकल DI करनी मेंस में बहुत मुश्किल होती है, पर अरिथमेटिक बेस्ड DI अगर वो चैप्टर आता है तो वो DI 5 मिनट के अंदर हो सकती है, डिकोड हो जाएगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा बस। लॉजिकल DI को जबकि डिकोड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि वो डिकोड होगी या नहीं होगी, पर अरिथमेटिक का अगर चैप्टर आता है तो DI ज़रूर डिकोड होगी। बाकी जो चैप्टर बचा वो है एक और चैप्टर जो काफ़ी वास्ट चैप्टर है, वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। एक SICI और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये काफ़ी 2 टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं, इन्हें समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, इनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी वास्ट हैं। तो ये है मेरे पूरे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के नोट्स। ऐसे ही मैंने चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं हर एक चैप्टर के, ताकि चैप्टर को रिवाइज़ करना हो या फिर उसके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं यहाँ से रिवाइज़ कर लेता था, ताकि उसमें से कुछ भी कोई डाउट ना रह जाए। तो एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम भी है, वो एप्लीकेशन है टाइम एंड वर्क की। अगर टाइम एंड वर्क आता है अच्छे से तो पाइप एंड सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में जो कि टाइम एंड वर्क की अप्रोच से हो सकता है। अब जो मेन चैप्टर है जो पिछले कुछ 2-3 साल से जिसकी वेटेज बहुत बढ़ रही है वो है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। भले प्रीलिम्स में तो सिर्फ एक नंबर का ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पर मेंस में इसकी वेटेज बहुत है। PO मेंस में मिनिमम ये 10 नंबर का तो आएगा, कभी कभार 12-13 नंबर का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, और क्लर्क मेंस में भी 7-8 नंबर का तो आएगा ही आएगा। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और ये मेरे को बहुत, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। ये हर्षद सर से मैंने पढ़ा था, मतलब नंबर सिस्टम और अलजेब्रा तो हर्षद सर से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। उन्होंने इतने डीप में समझाया हुआ है और मतलब जो वो क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम में बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से। और मुझे याद है मैंने PO मेंस में जितने भी नंबर सिस्टम और अलजेब्रा जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सारे अटैम्प्ट करे थे। ये सारे नोट्स हैं जो मैंने नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के बनाए हुए हैं, चाहे उसमें SCF हो, LCM हो, कुछ भी हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, कुछ भी हो,
डिविजिबिलिटी के रूल्स हों, सब मैंने इसमें लिखे हुए हैं। और जितना भी हर्षद सर ने जो कराए हुए हैं, एल्जेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके क्वेश्चन कराते हैं वो मेंस लेवल के, तो उसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर तो मतलब अगर प्रीलिम्स में भले ही ना प्रिपरेशन करो तो ये चैप्टर से बच सकते हो, पर मेंस में इसकी वेटेज स्पेशली पीओ मेंस में तो इतनी बढ़ चुकी है कि ये चैप्टर तो आना बहुत ज़रूरी है। जितना अरिथमेटिक और ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही फ़ायदा मिलेगा, लॉजिकल डीआई और डीआई अटैम्प्ट नहीं करनी पड़ेंगी। लॉजिकल डीआई बहुत टाइम टेकिंग होती है और कोई गारंटी नहीं है कितनी भी प्रैक्टिस करी हो वो डिकोड होएगी या नहीं होएगी। लॉजिकल डीआई करने से अच्छा है मेंस में नंबर सिस्टम अलजेब्रा आता हो, अरिथमेटिक डीआई आती हो, अरिथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्पीड मैथ्स को मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से नंबर ले सकते हो। तो ये अप्रोच फॉलो करके मेंस में भी हेल्प होगी और साथ साथ प्रीलिम्स में भी हेल्प होगी। तो ये थी अरिथमेटिक की चैप्टर वाइज अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन में। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं कॉन्ट्स की, जो कि है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो प्रीलिम्स में बहुत ही 4-5 टाइप के ही डीआईज हैं जो आती हैं, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, वेन डायग्राम, टेबल्स वाला और लाइन ग्राफ, ये सब ही आता है। डीआई के भी मैंने अपने प्रीलिम्स लेवल के नोट्स बनाए हुए हैं, ये है डीआई के नोट्स। प्रीलिम्स लेवल के हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस, कम्युलेटिव डीआई भी आती है प्रीलिम्स में। तो ये थी अरिथमेटिक की चैप्टर वाइज अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो अब कॉन्स के थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो प्रीलिम्स में डीआई के कुछ 6-7 टाइप ही हैं जो आते हैं, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, वेन डायग्राम, केसलेट या फिर कम्युलेटिव ग्राफ हो। तो इन सब के भी मैंने ये हैं प्रीलिम्स लेवल डीआई के नोट्स। मैंने हर एक डीआई के 1 या 2 क्वेश्चन के टाइप को नोट करा है और उनकी ट्रिक्स को नोट करा हुआ है कि कैसे वो करते हैं। हर्षल सर ने यूट्यूब पर सिंगल पाई चार्ट हो, डबल पाई चार्ट हो या फिर कोई वेन डायग्राम हो, इन सब की बहुत वीडियोस दी हुई हैं जहाँ उन्होंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि कैसे, लाइन चार्ट की भी उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं डीआई को। स्पेशली लास्ट ईयर तो उन्होंने डबल पाई चार्ट उन्होंने कहा था कि मतलब आएगा ही आएगा। तो लगभग IBPS पीओ प्रीलिम्स और RRB पीओ प्रीलिम्स की हर शिफ्ट में डबल पाई चार्ट आया था और वेन डायग्राम भी आया था। वेन डायग्राम भी उन्होंने बहुत चीज़ें कराया और बल्कि वेन डायग्राम जिस शिफ्ट में आए, बल्कि वेन डायग्राम तो जल्दी अटैम्प्ट होता है, वो तो ज़रूर करना चाहिए। वो 4 मार्क्स का आता है और उसके क्वेश्चंस भी बहुत छोटे होते हैं। वेन डायग्राम तो मैं ज़रूर अटैम्प्ट करता था। और बाकी अगर कोई डीआई डिकोड हो रही है, जैसे कि उसमें 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों क्वेश्चन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि होंगे, क्योंकि पीओ प्रीलिम्स में 5 में से 2 तो बहुत बड़े आते हैं। तो उन 2 को मैं कभी भी नहीं करता था। उन 2 को अटैम्प्ट करने से अच्छा है या तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया तो वेन डायग्राम की डीआई अटैम्प्ट कर लो, या फिर मैं अरिथमेटिक करता था, क्योंकि उन 2 को अटैम्प्ट करने से अच्छा से उससे जल्दी तो अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चन हो जाते थे। और ये तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर 2 डीआई के क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो तो उससे अच्छा जिसका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो कर ही सकता है। अगर उसकी स्पीड है तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अरिथमेटिक के। ये 1-2 नंबर ही हैं जो कंपटीशन में बाकी स्टूडेंट से एज दिलाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन 0.25 से भी रुकता है। मेरा प्रीलिम्स भी बहुत बार 0.25 से रुका है, मेंस मेरा 0.5 एक नंबर से भी रुका है। तो एक एक नंबर की बहुत अहमियत है। डीआई पे ज़्यादा टाइम लगाने से अच्छा मेरे हिसाब से तो अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की अरिथमेटिक नहीं हो पा रही है, स्ट्रॉन्ग मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, तो तुम डीआई कर सकते हो, स्पीड मैथ्स है और डीआई से नंबर खींच सकते हो। फिर उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रीजनिंग और मैथ्स या फिर जीए को। तो ये थी डीआई की अप्रोच। डीआई में भी मैंने दिखा दिया, जैसे मैंने नोट्स बनाए थे और इनको फॉलो करा है, प्रैक्टिस करी हर्षद सर से। गाइडली की बंडल पीडीएफ आती है, वरना सेक्शनल मॉक दे सकते हो, उसमें गाइडली की और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। एस कॉन्ट की बुक है, उसमें भी डीआई के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इन सब से प्रैक्टिस करके डीआई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में या फिर मॉक्स में घर में प्रैक्टिस करते वक्त। तो मैं जब भी प्रैक्टिस करता था, जैसे हर्षल सर ने अप्रोच बताई थी कि 2 राउंड अप्रोच, कि मतलब फर्स्ट राउंड में पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता था। मैं अगर अरिथमेटिक आ रहा है तो मैं अरिथमेटिक अटैम्प्ट करता था, पर ये भी नहीं है कि अरिथमेटिक के सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप का बड़ा क्वेश्चन आ गया या फिर स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का बड़ा क्वेश्चन आ गया तो मैं वो स्किप करता था फर्स्ट राउंड के लिए। ऐसे करते करते जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व करा अरिथमेटिक का। बीच में स्पीड मैथ्स आती है तो स्पीड मैथ्स को सॉल्व करा। मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में कभी भी फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में टाइम लगता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करी हो। उसके बदले मैं प्रेफर करता था अरिथमेटिक को सॉल्व करना या फिर डीआई को सॉल्व करना। फिर उसके बाद
DI भी अटैम्प्ट करते वक्त पहले मैं केसलेट को प्रेफर करता था, केसलेट या फिर वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन आया तो, और फिर उसके बाद DI में भी जिसमें उसके क्वेश्चंस की लेंथ देखता था मैं किस में ज़्यादा बड़े हैं तो वो अलग फर्स्ट राउंड में स्किप करता था। ऐसे कर करके पूरे 35 क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओ और उसमें फर्स्ट राउंड में जो अटैम्प्ट करने हैं वो अटैम्प्ट कर दो। फिर था सेकेंड राउंड में भी कौन से क्वेश्चन अब आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर DI मेरे को लग रहा है कि टफ आई है तो मैं अरिथमेटिक को अटैम्प्ट करता था, और मुझे लग रहा है अगर अरिथमेटिक टाइम टेकिंग है तो DI अटैम्प्ट करता था। कभी कभार इन दोनों को भी छोड़ना पड़ता था और रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज अटैम्प्ट करना पड़ता है। ये पूरी 2 राउंड अप्रोच हर्षद सर ने सिखाई थी लास्ट ईयर। ये नहीं है कि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके इम्प्लीमेंट होगी, पहले घर में मॉक्स देते वक्त 15-20 मॉक कम से कम देने पड़ेंगे। उसमें ये स्ट्रैटेजी को अप्रोच करना पड़ेगा। इसी स्ट्रैटेजी से रिजल्ट्स इससे धीरे धीरे इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे स्पीड आएगी। एकदम मॉक में स्पीड नहीं आएगी। पहले हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन अरिथमेटिक के प्रैक्टिस हुए होने चाहिए। DI पूरी ख़त्म, DI हर एक टाइप की 10-10, 15-15 DI सॉल्व हो जानी चाहिए। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज़, ये तो 100-100, 150-150 क्वेश्चन होने चाहिए सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, तब जाके मैथ्स में स्पीड बनेगी। एकदम स्पीड नहीं बनेंगे। टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स सब बाय हार्ट याद होना चाहिए। धीरे धीरे जाके ही इवेंचुअली स्पीड बढ़ेगी कौन सेक्शन में, और उसके बाद सेक्शनल मॉक में इम्प्रूवमेंट होएगी, परसेंटाइल इम्प्रूव होएगी और तभी रिजल्ट्स दिखेगा कौन्स में। तो ये थी मेरी पूरी कौन सेक्शन की स्ट्रैटेजी, कैसे उसके तीनों पार्ट्स स्पीड, मैथ्स, अरिथमेटिक और DI को मैंने स्ट्रॉन्ग करा और कैसे मॉक्स को अटैम्प्ट करना है मैंने ये भी बता दिया। बाकी और कोई आपको डाउट है तो कमेंट्स में टाइप कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो है इंग्लिश के बारे में, तो मैं उस वीडियो को भी जल्दी लेकर आऊँगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं जो भी अपने स्टडी मटेरियल कोई पूछा था नोट्स के बारे में तो वहाँ पे वो शेयर कर दूँगा, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।